आज स्टार्ट करेंगे। जो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है टेस्ट 2 का, ठीक है, जो विजन आईएएस है इसका जो टेस्ट हमारा 2 चल रहा था, राइट। टेस्ट 2 का मैं ऑलरेडी जो 1 से 5 पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में 2 से 10, ठीक है, और जो तीसरा पार्ट लाएंगे यहाँ पर, ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो इसमें आपका रहेगा 11 नंबर से 15 नंबर तक, राइट। तो 11 से 15 तक यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर है टेस्ट नंबर 2 का, ठीक है। तो विजन है इसका टेस्ट है, मेंस जो टेस्ट सीरीज चल रही है यहाँ पे देख रहा हूँ ये, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है महाद्वीपीय प्रवाह, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, इसका समर्थन करने वाले साक्ष्यों की विवेचना करना है, राइट। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, पहले बात करते हैं दृष्टिकोण की कि किस टाइप से आपका दृष्टिकोण होगा। तो देखो किसके बारे में पूछ रहा है, आपका महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में क्या है अपना, मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन या आपको यहाँ पर जो प्रस्तावना हिंदी बोलेंगे वो बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। महाद्वीपीय जो आपका प्रवाह है इसके बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर बता देंगे। उस सेकंड बात में क्या बताना है आपको, यहाँ पर सेकंड बात में बताना है सिद्धांत के समर्थन करने वाले जो उसके साक्ष्य हैं, है ना, जिसके सिद्धांत का समर्थन करते हैं साक्ष्य, वो बताना है क्या साक्ष्य हैं। ये 2 ही बातें पूछी हैं, इसके बाद 2 बातें के बाद आप क्या है अपना निष्कर्ष लिख देंगे, क्योंकि 2 बात में ही आपको पूरा करना आंसर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बड़ा होता तो मैं काफ़ी ज़्यादा पॉइंट में तोड़ पाता इनको, राइट। तो तीसरे में आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या हमारा दृष्टिकोण रहेगा और किस हमारा जहाँ पर जो प्रस्तावना रहेगी कैसी रहेगी, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसको लिखेंगे आप, महाद्वीपीय प्रवाह पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों की एक दूसरे की सापेक्ष गति है। अल्फ्रेड वेगेनर, ठीक है, अल्फ्रेड वेगेनर द्वारा वर्ष 1912 में महाद्वीप के जो प्रवाह की परिकल्पना थी उसकी द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित की गई थी। हालांकि 1960 के दशक में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के विकास के बाद, ठीक है, प्लेट जो आपका विवर्तन के सिद्धांत के विकास के बाद ही एक गतिविधि की जो भूगर्भिक व्याख्या है उसको समझा गया, राइट। ये बात आप यहाँ पे लिखेंगे, महाद्वीपीय प्रवाह की जो आपके जो यहाँ पर हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी इस टाइप से यहाँ, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे, इसी में लिखेंगे आप, वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड जो हैं उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो एक महासागर पैंथालासा से घिरा हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व इस बड़े महाद्वीपीय पंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपीय जो पिंडों हैं उनसे लारेशिया और आपको गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ था, राइट। इसके बाद लारेशिया लिख देता हूँ, इसके बाद लारेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी और पूर्वी भूखंडों के रूप में विभक्त हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये जो लारेशिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए जो आज के महाद्वीपों के रूप में विद्यमान हैं, ठीक है, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है, महाद्वीपों में जो साम्य, ठीक है, महाद्वीपों में क्या साम्य लिख देता हूँ मैं, महाद्वीप तो आप लिखे लेंगे, महाद्वीपों में साम्य, ठीक है, ऐसा। उसके बाद ब्रैकेट में आप लिखेंगे जिग सॉ फिट, ऐसा करके आप लिखेंगे, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, इसके अंदर का आपको लिखना है, बता देता हूँ क्या लिखना है। यहाँ से लिखेंगे आप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के आमने सामने की जो तटरेखाएं अद्भुत व यहाँ पर टूट रही थे, ठीक है, यह साम्य को दर्शाती हैं। जब इन तटरेखा का मिलान किया जाता है तो अफ्रीका, मेडागास्कर और भारत के पूर्वी तट की साम्य ही सिद्ध हो जाती हैं, ठीक है। एक आप पहले हेडिंग में लिखेंगे। दूसरी हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर महासागरों के पार चट्टानों की जो आयु समानता है, ठीक है, महासागरों के पार जो चट्टाने हैं, चट्टाने की जो आयु समानता है, कि आयु में समानता इस टाइप से आप लिखेंगे। और उसके बाद हेडिंग, ये हेडिंग आपकी पूरी रहेगी इतनी। उसके बाद से आप डैश करके आगे लिखेंगे, ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर से 200 करोड़ वर्ष प्राचीन सैल समूह की एक पट्टी मिलती है जो परस्पर सुमेलित है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की तट रेखा के साथ साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरासिक काल के हैं, ठीक है, किस काल के हैं, जुरासिक काल के हैं। इससे पता चलता है कि इस समय से पहले यहाँ महासागर की उपस्थिति नहीं थी, राइट। ये आपका दूसरा भी हेडिंग पूरा हो जाएगा। तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, तीसरा हेडिंग लिखेंगे टिलाइट निक्षेप, ठीक है, टिलाइट निक्षेप, ठीक है, टिलाइट निक्षेप। इसके अंदर हेडिंग के अंदर का तीसरे में क्या लिखना है, इस तीसरी हेडिंग में लिखना है आपको यहाँ पर, भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न जो खंड स्थल हैं उसमें मिलते हैं। इसी क्रम में प्रतिरूप जो आपके भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपकी तीसरी हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद चौथी हेडिंग क्या डालेंगे इसकी, प्लेसर निक्षेप, ठीक है, प्लेसर
निक्षेप, राइट, प्लेसर निक्षेप। तो ये हेडिंग डालेंगे आप यहाँ पर। तो ये हेडिंग में आप लिखेंगे प्लेसर निक्षेप में घाना तट पर उद्गम जो आपकी चट्टानें हैं उनकी पूर्ण जो उपस्थिति है अनुपस्थिति है उसके बावजूद इस क्षेत्र में सोने के बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि घाना के सोने के भंडार ब्राज़ील पठार के उस जो समय निकाले गए होंगे इसमें उस जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक है, ये आपको आंकड़ा लगाया जा रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे आप, जीवाश्मों का वितरण। ठीक है, आपको जो भी नेक्स्ट हेडिंग होगी नंबर उसमें जो भी आप डालेंगे जो आपकी अगली हेडिंग आपकी है जीवाश्मों का वितरण। ठीक है, जीवाश्मों के वितरण में क्या लिखेंगे, समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व अन्य जो स्थल हैं पौधों की तथा जंतुओं के समान प्रजातियां पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जो आपका मोसोसारस नाम से छोटे रेंगने वाले जो जीव हैं केवल उथले या फिर खारे पानी में ही क्या है रह सकते हैं। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के जो दक्षिणी यहाँ पर केप प्रांत है और ब्राज़ील इरावल के जो सैल समूह में है वहाँ पर यह पाई जाती हैं। लेकिन ये दोनों क्या है स्थान वर्तमान में एक दूसरे से 4800 किलोमीटर दूर हैं। ठीक है, कितना, 4800, काफ़ी किलोमीटर यहाँ पर दूर है। ठीक है, तो और इनके बीच की जो एक महासागर है वो यहाँ पर विद्यमान होता है। जितनी दूरी है उन दोनों के बीच की दूरी में क्या महासागर विद्यमान होता है। ठीक है, तो इसके बाद से आप लिखेंगे थोड़ा सा लाइन छोड़ के वेगनर के सिद्धांत की जो आलोचना है ध्रुवीय फ्लेइंग और ज्वाली बल जैसी शक्तियों के आधार पर यहाँ पर की गई है। इन शक्तियों की जो महाद्वीपीय प्रवाहमय है बनाने के लिए अत्यंत क्षीण यहाँ पर माना जाता है इनको। ठीक है, प्लेट विवर्तन की महासागरी जो हमारा अधस्थल है, राइट, उसके विस्तार के लिए माध्यम से हमारा ये जो महाद्वीपीय गति है वो समायोजित करती है। अब इसके पर्याप्त प्रमाण यहाँ पर उपलब्ध हैं कि महासागरीय स्थल मंडली जो हमारी प्लेट है, ठीक है, प्लेट्स हैं, उनका भाग में छोटे से दुर्बलता मंडल के ऊपर या फिर गति करने के साथ साथ महाद्वीपीय प्रवाह का भी कारण बनती हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका इस टाइप से जो मैंने आपको हेडिंग लाइन छोड़ के लिखा है ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर ये पूरा हो जाता है क्योंकि आपको ज़्यादा वर्ड नहीं लिखना है, इसके बारे में बताना, ये बताना, उसके बाद आपको यहाँ से इसका निष्कर्ष निकाल देना, जैसे यहाँ आपको हेडिंग करके आपको बता दिया। ठीक है, अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस टाइप से लिखना है 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियों को सूचीबद्ध कीजिए, साथ ही उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स लिखने को मिल जाएंगे, राइट, तो अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा हमारा। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना अच्छे तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स वहाँ से निकल सकते हैं, राइट, क्योंकि छोटे से क्वेश्चन से आप ज़्यादा पॉइंट नहीं निकाल सकते हो, राइट। तो हमारा जो दृष्टिकोण रहेगा इसको देखते हैं क्या रहेगा। दृष्टिकोण में आप देखो चक्रवातों के बारे में पूछ रहा है, चक्रवातों के बारे में बताएंगे, केवल चक्रवातों के बारे में, ना कि उष्णकटिबंधीय, सिर्फ चक्रवात बताएंगे क्या है, राइट। चक्रवातों के बारे में हम यहाँ पर बता देंगे क्या है। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन या आपको प्रस्तावना, सेकंड बात में बताएंगे जो हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उसकी उत्पत्ति बताएंगे। अब बताएंगे बाद में उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसकी उत्पत्ति क्या है, क्या इसकी अनुकूल परिस्थिति है, क्या और क्या इसकी दशाएं हैं, ये आप यहाँ पे बता देंगे इसी मतलब 2-3 पैराग्राफ में सेकंड बात पे। तीसरी बात में आप क्या बताएंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात और तथा शीतोष्ण जो हमारे चक्रवात है उसके बीच यहाँ पर अंतर पूछा है, तो उसके बीच लास्ट में आप अंतर दोनों का बता देंगे और निष्कर्ष निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ से आपका आंसर ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे देखो, आपका जो प्रस्तावना या फिर इंट्रोडक्शन रहेगा उसमें लिखते हैं चक्रवात की उपस्थिति एक निम्न दाब क्षेत्र के आसपास वायुमंडलीय दशाओं के आकस्मिक परिवर्तन के कारण होती है। प्रायः इनका वायु परिसंचरण अत्यधिक तीव्र एवं विनाशकारी होता है। समानता आक्रामक तूफान होते हैं तथा खराब मौसम इनकी विशेषता होती है। इनकी विशेषता क्या होती है, खराब मौसम और जो यहाँ पर आक्रामक तूफान। ठीक है, चक्रवाती तूफान या फिर चक्रवाती जो प्रणाली है इसमें पवनें जो होती हैं हमारे उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, चक्रवातों की उत्पत्ति की स्थिति के आधार पर उन्हें उष्णकटिबंधीय विषुवत जो रेखा पर 10 से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण होता है। ठीक है, तथा शीतोष्णकटिबंधीय पर 35 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण होता है, तो इसको क्या है चक्रवातों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ये आप बता देंगे, ये आपको इंट्रोडक्शन है इतना बताएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के विभिन्न जो हमारे अनुकूल परिस्थितियाँ, क्या क्या परिस्थितियाँ हैं अनुकूल हैं वो बताएंगे और क्या क्या इसमें से अनुकूल नहीं है वही बता देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा बृहद समुद्री सतह है, ठीक है, आर्द्र पवनों की आपूर्ति करती है। ये पवनें बादलों के निर्माण में सहयोग करती हैं। ठीक है, पहला आपको बताना है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट्स वाइज आपको लिखना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। उच्च तापमान चक्रवात के लिए आवश्यक ऊष्मा प्रदान करता है। यहाँ से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन गया कि 27 डिग्री मतलब जो आपका चक्रवात होता है उसके लिए कितना डिग्री टेम्परेचर आवश्यकता होता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। यहाँ से तीसरा जो आपका लिखेंगे पॉइंट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए कोरियोलिस बल की उपस्थिति आवश्यक होती है। यहाँ से भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता रहूँगा क्या होता है, कोरियोलिस बल की उपस्थिति आवश्यक होती है ताकि केंद्र के चारों तरफ पवन का संचरण होता रहता है। चौथा स्टेटमेंट, चौथी बात यहाँ पर लिखेंगे। चौथी बात में जो चौथी बात है उसमें क्या लिखेंगे आप, वायु प्रवाह प्रणाली जो है उसकी निरंतरता के लिए ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर का कम होना आवश्यक होता है। ठीक है, आप ये बताएंगे।
सेकंड बात बताएंगे इसी में 5वें नंबर में। 5वें नंबर बोलेंगे केंद्र की तरफ आर्द्र पवनों की जो आकर्षित है उसको करने के यहाँ पर पहले से ही कमजोर यहाँ मतलब पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर निम्न जो दाब है उसका क्षेत्र यहाँ पर मौजूद हो जाता है। ठीक है, ये फिर मौजूद हो जाना चाहिए इसमें, राइट। तो छठा नंबर क्या होगा, इसी में छठा नंबर पॉइंट है समुद्री तल पर ऊपरी जो आपका अपसरण है उसमें आवश्यक होता है ताकि केंद्र में निम्न दाब प्रणाली को बनी रहे हमारी जो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्या लिखेंगे, जो आपका उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण जो कटिबंधीय चक्रवात है उसके बारे में अंतर बता देंगे आप। ठीक है, उष्ण और जो आपका शीतोष्ण है उसके बारे में आपका आंसर लिखना है। ठीक है, कि मतलब अंतर बताना है क्या इसमें अंतर होगा। यहाँ पे आधार लिख दे रहे, क्या इसका आधार है, तो मैं बताता चलता हूँ, आप लिखते चलिए। यहाँ पर पहले लिखेंगे मूल। ठीक है, मूल क्या होगा, मूल में आप लिखेंगे, मूल में लिखेंगे आप इसका मूल आधार ऊष्णी। ठीक है, इसका मूल आधार ऊष्णी और इसकी जो ऊर्जा है संघनन प्रक्रिया के द्वारा गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होती है। ये आपको लिखना है इस वाले में। ठीक है, सेकंड वाले में क्या लिखना है आपको, सेकंड वाले में लिखना है इसका मूल आधार गत्यात्मक प्रकार का होता है जिससे कोरलिस बल और वायु जो राशियाँ हैं उसकी गति में सम्मिलित होती हैं। ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है, फिर इसमें आपको क्या लिखना है, फिर इस वाले में लिखना है आपको ये अक्षांश डालना है। ठीक है, क्या अक्षांश, यहाँ पे अक्षांश लिखेंगे बगल में और यहाँ से ही लिख देंगे आप ये विषुवत वृत्त के दोनों ओर 10 से 20 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण तक सीमित रहता है। ये क्या लिखेंगे यहाँ पर आपको लिखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है इसकी उत्पत्ति स्थल और जल दोनों में परी होती है। ठीक है, क्या होती है, स्थल और जल दोनों पर इसकी चक्रवाती की उत्पत्ति होती है, राइट। अगला क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आकार, राइट। यहाँ पर मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ, इसको मिट देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आकार लिखेंगे और उसके बाद आपका ये था उष्णकटिबंधीय का और ये शीतोष्ण का। तो इसमें आकार में क्या लिखेंगे हम, इसमें उसमें उष्ण वाले में आकार में लिखेंगे इसका विस्तार कम से कम क्षेत्र में होता है। ठीक है, इसका व्यास 100 से 500 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। या आप शीतोष्ण वाला में क्या लिखेंगे, आप शीतोष्ण वाले में लिखेंगे आप अपना इसका जो आकार है, इसका विस्तार है अधिक व्यापक होता है। इसका व्यास क्या होता है, 300 से 2000 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, 300 से 2000 किलोमीटर तक, राइट। देखो यहाँ से आपसे सीधे से क्वेश्चन बना देगा जो आपका उष्णकटिबंधीय बोलेगा, इसमें से उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, ये बोलेगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमारा 300 से 2000 किलोमीटर तक होता है इसका विस्तार, तो क्या गलत हो जाएगा, आपका शीतोष्ण की बात कर रहे हैं, राइट। तो आपको अच्छे से याद करना है, आपका प्रीलिम्स BIC से 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अगले बार क्या देखते हैं, पवन की गति, राइट। पवन की जो गति है यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, इसी अंतर में हेडिंग डालेंगे, क्या क्या बताते चलते हैं पवन की गति क्या होती है। तो पवन की गति लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे आप ये चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चक्रवात हैं पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, राइट। तो ये सब बातें आप यहाँ पर बता के चलेंगे। ठीक, जो भी आप यहाँ पर बताएंगे उसके बारे में आप पहले से इनको बता देंगे कि हम ये बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया यहाँ पर गति की दिशा, तो गति की दिशा यहाँ पे अंदर बता दी। यहाँ पे क्या बताया, पवन की गति यहाँ बता दी। यहाँ पर क्या बताया, आकार बताया, तो आकार के बारे में यहाँ पर सब बता दिया क्या। ठीक है, तो इस टाइप से पहले से ही इसको बता देंगे कि मैं अंदर क्या बताने जा रहा हूँ इसमें, राइट। तो एग्जामिनर को क्या पढ़ने में थोड़ा सा आसानी रहती है। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पर, वाताग्र प्रणाली। ठीक है, वाताग्र प्रणाली ये क्या होती है, इसमें देखते हैं। इस वाले में क्या लिखेंगे, वाताग्र प्रणाली में लिखेंगे आप इसमें वाताग्र नहीं बनते तथा ये समुद्र की उष्ण और आर्द्र वायु से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें लिखेंगे आप जो आपका उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, शीतोष्ण वाला में क्या लिखेंगे, शीतोष्ण वाला में लिखेंगे आप इनमें एक स्पष्ट वाताग्र प्रणाली उपस्थित रहती है और ये वायुमंडल में मौजूद क्षैतिज तापमान के अंतराल से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ही हो जाएगा। अगला क्या लिखेंगे आप, जेट स्ट्रीम का प्रवाह। ठीक है, क्या होगा, जेट स्ट्रीम का प्रवाह। जेट स्ट्रीम का प्रवाह, इसके अंतर्गत आपका उसमें क्या लिखेंगे, उष्ण वाले में लिखेंगे जेट स्ट्रीम प्रभाव का वाले में उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा ऊपरी जो सतह है उसमें वायु परिसंचरण के बीच संबंध बहुत स्पष्ट होता है। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे आप, जो आपका ये शीतोष्ण वाला है वहाँ पे लिखेंगे इसका ऊपरी जो स्तर है वायु परिसंचरण में क्या होता है, इसके जो वायु परिसंचरण की हमारी स्ट्रीम होती है, इसकी जो धाराएं होती हैं उसके साथ साथ क्या स्पष्ट संबंध होता है इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो पहला वाला में क्या होता है, जेट स्ट्रीम में स्पष्ट संबंध नहीं होता है, इसमें स्पष्ट होता है। ठीक है, इसमें स्पष्ट होता है, इसमें स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्या है, शांत क्षेत्र। ठीक है, शांत क्षेत्र, तो आपके शांत क्षेत्र होते हैं वो क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र को आंख कहा जाता है। यह शांत पवन का वर्षा रहित क्षेत्र होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसमें कोई भी ऐसा स्थान नहीं होता जहाँ पवनों की वर्षा यहाँ पर कोई प्रभावित ना होता हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से पूरा आपका यहाँ से आंसर
खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस पर आप थोड़ा सा निष्कर्ष लिख सकते हैं या नीचे बात बता सकते हैं कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं के साथ साथ भविष्य में उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा दर, जो हमारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता है तथा उसकी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि की अधिक संभावना हो सकती है या होती है। ठीक है, संभावना हो सकती है लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये 12 नंबर आंसर पूरा हो जाएगा। राइट, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। इसको देखते हैं, भारत में जूट उद्योग की जो अवस्थिति है उसके लिए उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए तथा साथ ही इस उद्योग के उसके उद्योग के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो अच्छा क्वेश्चन है, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो दृष्टिकोण देखते थे क्या होगा। इसका दृष्टिकोण होगा, मैं किसके बारे में बोला, जूट के बारे में। तो जूट के लिए आप यहाँ पर बताएंगे भारत में जूट उद्योग की संक्षिप्त व्याख्या कर देंगे, क्या है हमारा जूट उद्योग, कहाँ पर फेमस होता है और क्या क्या इसमें कहाँ का यूज करते हैं, थोड़ा सी बता देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, भारत में उसकी अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है, इसके उत्तरदायी यहाँ पर कारक हैं, अवस्थिति के उत्तरदायी कारक क्या क्या होते हैं ये आप सेकंड बात में बता देंगे। ठीक है, तीसरे में बताएंगे इस उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियाँ हैं वो क्या हैं, हम चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, उसके बाद आप निष्कर्ष बता देंगे। ठीक है, तो 4 बातें आप लिखेंगे इसमें, 4 बातें से आपका आंसर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। राइट, तो आंसर मैं सामने रखता हूँ, थोड़ा सा क्लियर रहता है। तो आंसर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उत्तर क्या लिखना है, आप लिखेंगे भारत जूट का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद बांग्लादेश का स्थान है। जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। अब इतनी बात लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग डाल के लिखेंगे भारत में जूट उद्योग की जो अवस्थिति है उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या हैं। ठीक है, उसके लिए उत्तरदायी कारक यहाँ पर लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर आप, दूसरी हेडिंग इसके नीचे डालेंगे कच्चा माल, कच्चा माल। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे जो हेडिंग आप बड़े डालेंगे वो बड़ी रहेगी फर्स्ट नंबर, उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे यहाँ पर अंदर जो सब हेडिंग होती है कच्चा माल, उसमें लिखेंगे ये उद्योग जूट उत्पादक क्षेत्रों के निकट अवस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में जूट की मिलें हुगली नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, दूसरी बात में क्या लिखेंगे हेडिंग, परिवहन के साधन, रेलवे, सड़क, जल परिवहन, सुव्यवस्थित जल जाल, ये समर्थित जो भी किफ़ायती जल है, परिवहन है, कच्चे माल है। ठीक है, उनको मिलों तक क्या ले जाने की सुविधा प्रदान करना। जल की आवश्यकता क्या होगी यहाँ पर आप अच्छे से लिख भी सकते हैं। ठीक है, जल की आवश्यकता होती है जैसे कि जल की जो प्रचुर उपलब्धता है, जो कच्चे जो जूट है उनका संसाधित करने की सहायता होती है, सहायता मिलती है, सहायक होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि हुगली नदी के पश्चिम बंगाल में जूट के मिलों का प्रचुर मात्रा में क्या है, जल की आपूर्ति यहाँ पर ये करता है। ठीक है, श्रम बल क्या होता है, चौथे नंबर में डालेंगे श्रम बल। जब पॉइंट डाल के हेडिंग लिख लेंगे श्रम बल में, तो उसमें लिखेंगे पश्चिम बंगाल तथा सीमावर्ती जो राज्य हमारे बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, इससे मिलने वाला जो हमारा सस्ता या श्रम बल है इस क्षेत्र में क्या है, उद्योगों के लिए आकर्षक बनाएगा इसको। राइट, अन्य कारक क्या हो जाएंगे, अन्य कारक में लिखेंगे बैंकिंग सीमा, जूट के सामान निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करने वाला बड़ा नगरीय केंद्र, उदाहरण के लिए जैसे कोलकाता। राइट, तो इसकी हेडिंग आप लिख देंगे यहाँ। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगला जहाँ पर बड़ी हेडिंग डालेंगे, अपने मेन हेडिंग डालेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, इस उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ। ठीक है, इस उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ ये लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे सब हेडिंग में अंदर, विखंडित व्याख्या, इस विखंडित व्याख्या में क्या लिखेंगे अंदर, उसमें लिखेंगे भारतीय जूट उद्योग अत्यधिक विखंडित उद्योग है, इसमें संगठित जो क्षेत्र हैं उसके लिए लघु मध्यम उद्योगों का वर्चस्व वर्चस्व होता है यहाँ पर। ठीक है, लागत में वृद्धि, दूसरी हेडिंग है लागत में वृद्धि, जो अप्रत्याशित बाजार हैं, स्थितियाँ, मौसम और नीति है इनमें, मौसम नीतियों आदि के परिणामस्वरूप कच्चे माल की आपूर्ति में भी कमी होती है। ठीक है, सामग्री लागत में भी वृद्धि होती है। तीसरी हेडिंग क्या डालेंगे, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी निर्यात बाजार। ठीक है, थोड़ा सा मैं 1 मिनट बताता हूँ। जो तीसरा हेडिंग यहाँ पर है अत्यधिक प्रतिस्पर्धी निर्यात बाजार, जिसमें लिखेंगे वैश्विक बाजार में टैरिफ और गैर टैरिफ, ठीक है, बाधाओं के साथ साथ मुक्त अधिमान व्यापार समझौतों की भी कमी होती है। इन उद्योगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। ठीक है, क्या उदाहरण के लिए जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम क्या, कृषि जो आपका कृत्रिम है, कृत्रिम वस्त्र के जैसे कि बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, फिलीपींस है, मिस्र है, थाईलैंड है, जैसे कि यहाँ पर क्या अन्य देशों की कड़ी प्रतिस्पर्धा यहाँ पर इसमें शामिल है। तो यहाँ पर हेडिंग बताने के बाद पूरा आप इतना बता देंगे। ठीक है, उसके बाद अन्य समस्याएं लिख देंगे, क्या और समस्याएं हो सकती हैं। तो अन्य समस्या में आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि नवीनतम तकनीकी तक कम पहुँच है यहाँ पर। राइट, और जो अगला लिखेंगे यहाँ पर श्रम बल जो हमारा है इस सुरक्षा मानदंड के हिसाब से जैसे सामाजिक मुद्दे पर आधारित होता है। राइट, तो ये बता देंगे। उसके बाद आप निष्कर्ष लिख देंगे थोड़ा सा ऐसा कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिससे कि बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन में जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों का यहाँ पर क्या अवसर प्रदान किया। इस जूट उत्पादन को या जूट उद्योग को बल प्रदान करने के लिए सरकार ने 100% खदानों और 20% चीनी के अनिवार्य रूप से विविध प्रकार के जूटों के बोरों को पैक किए जाने की यहाँ पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका आंसर 13 पूरा हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 150 वर्ड का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसका जो आपका वीडियोस का टाइम रहेगा ये भी आपको 25 से 30 मिनट, तो 30 मिनट के अंदर ही रहेगा ये। ठीक है, अप्रॉक्स मैक्सिमम 25 मिनट तक।
यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में विनिर्माण उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और इसमें से भारत के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं वो क्या हैं। ठीक है, क्षेत्र पर प्रकाश डालिए बोला है। तो इसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन होगा यहाँ पर हमारा जो दृष्टिकोण होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो पहले क्या बोलेंगे, विनिर्माण उद्योग के बारे में आपको बताएंगे, विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, पहली बात यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या बताएंगे, जो विनिर्माण उद्योग है उसकी उपस्थिति को प्रकाश करने जो डालने कारक है बता देंगे क्या क्या है। ठीक है, और भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उस पर यहाँ पर प्रकाश डालेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या है यहाँ पर प्रकाश डालने मतलब क्या बताएंगे इसके आगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। राइट, क्या क्या लिखना है देख लेंगे। विनिर्माण उद्योग में लिखेंगे आप, इसमें इंट्रोडक्शन इसका, विनिर्माण उद्योग हमारा अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, ये कृषि का आधुनिकीकरण करके रोजगार प्रदान करके तथा व्यापार को वाणिज्य का जो विस्तार है उसके लिए आर्थिक विकास के यहाँ पर आधार तैयार करता है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे आप, हेडिंग डाल के लिखेंगे नीचे से कच्चा माल या जो भार है हमारा, कच्चा माल या भार ह्रास जो होता है। ठीक है, वेट लॉस मतलब जो बोलते हैं, कच्चे माल को उपयोग करने वाले जो उद्योग हैं उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए अधिकांश लौह इस्पात उद्योग कोयला क्षेत्र यहाँ पर कहाँ पर है, ज़्यादातर बोकारो है। ठीक है, इस साइड है, इसके निकट यहाँ पर स्थित है। जैसे कि लौह अयस्क स्रोत हमारे जो स्रोत हैं जैसे कि भद्रावती भिलाई जो आपका राउरकेला है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद बाजार हेडिंग डालेंगे आप, बाजार में क्या लिखेंगे, इसके नीचे बाजार में लिखेंगे आप, ये विनिर्मित उत्पादों के लिए निर्गम उपलब्ध कराता है। भारी मशीनरी रासायनिक उद्योग को कच्चे जो आपके उच्च मांग वाला यहाँ पर क्षेत्र है उसको यहाँ पर क्या स्थापित करता है। ऐसे उद्योग जिनमें शुद्ध या जिसमें भार ह्रास नहीं होता है, कच्चे माल का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि सूती वस्त्र है ना, ये उद्योग होते हैं। वो बड़े यहाँ पर नगरीय केंद्रों के लिए जैसे मुंबई, सूरत, अहमदाबाद यहाँ पर क्या स्थापित किया जाता है इसके पास ही। राइट, तो अगला क्या डालेंगे हेडिंग, अगला हेडिंग डालेंगे आप विशेषीकृत श्रम। ठीक है, इसमें लिखेंगे अधिकांशतः विनिर्माण जो उद्योग है शहरी केंद्रों के निकट विस्तृत होते हैं जहाँ कुशल श्रमिक आसानी से यहाँ पर क्या उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हेडिंग क्या डालेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे शक्ति स्रोत। ठीक है, जो शक्ति के स्रोत हैं वो क्या हैं, शक्ति स्रोत उद्योगों की जो जीवन रेखा है उससे होते हैं, उसमें होते हैं। इसके उदाहरण में जैसे कि लोहा इस्पात सीमेंट अर्धचालक उद्योग यहाँ पर ये शामिल होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला डालेंगे परिवहन। परिवहन में क्या लिखेंगे, परिवहन आपको जो पहले बताया था वहाँ पे परिवहन में हेडिंग पड़ी हुई थी। ठीक है, तो प्रारंभ में अधिकांश जो उद्योग हैं मेट्रो शहरों या आसपास के स्थित यहाँ पर हैं, जैसे कि आपका रेलवे मार्ग या फिर जल मार्ग जो आपका है राजमार्ग यहाँ पर आपका होता है। ठीक है, तो आंतरिक भागों में क्या होता है, विस्तार हो, जैसे कि यहाँ पर उद्योगों के लिए यहाँ पर अन्य जो आंतरिक भाग हैं वहाँ पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं। ठीक है, सरकारी नीतियाँ क्या क्या आएंगी इसमें हेडिंग डालेंगे, ये उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, राष्ट्रीय विनिर्माण उद्योग। ठीक है, मेगा फूड पार्क प्रोसेसिंग पार्क जो है, ये सब क्या है यहाँ पर संयुक्त स्थापित किए जा रहे हैं इसको आकर्षित करने के लिए। ठीक है, और ऐतिहासिक जो कारक है वो क्या है, आपके ऐतिहासिक कारक होंगे औपनिवेशिक यहाँ पर सरकार, औपनिवेशिक सरकार और यूरोपियन जो आपका व्यापारिक द्वारा यहाँ पर क्या है, इसके जो केंद्र हैं वो यहाँ पर क्या है, उद्योग इसके धंधे शुरू किए गए हैं। उपयुक्त कारकों का जो परिणाम स्वरूप है भारत में उद्योग के लिए वितरण यहाँ पर समरूप नहीं है और कुछ यहाँ पर क्या है औद्योगिक जो प्रदेश हैं उसका ही यहाँ पर उदय हुआ। जैसे कि इस अगले हेडिंग में लिखेंगे आप मुंबई पुणे प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर क्या सूती वस्त्र, पेट्रोलियम, दवाएं, उर्वरक, विद्युत, ये सब यहाँ पर क्या है, इसमें महत्वपूर्ण के प्रमुख उद्योग विकसित करने के लिए। हुगली प्रदेश में क्या लिखेंगे हेडिंग में, ये प्रदेश जूट उद्योग, कागज, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल मशीनों का भी यहाँ पर क्या है, पेट्रोल बनाने के लिए उद्योगों का यहाँ पर किया जाता है। बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश में क्या लिखेंगे आप, बंगलोर जो तमिलनाडु क्षेत्र यहाँ पर लिखेंगे आप, जैसे कि इस प्रदेश में महत्वपूर्ण उद्योग जैसे कि शामिल हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, रेलवे डिब्बे है ना, डीजल इंजन, ये सब क्या यहाँ पर आपका बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश में आएंगे। गुजरात प्रदेश में क्या आएंगे, पत्तन है, जैसे बाजार हैं, आसान तक पहुँच पाना, साहसिक जो कारक हैं, कच्चे माल के उपलब्धता यहाँ पर मिल पाए अच्छे से। ठीक है, जो रसायन है या फिर कच्चे जो माल हैं यहाँ पर आसानी से इनको प्राप्त हो पाए। छोटा नागपुर प्रदेश में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोयला, लौह अयस्क, यहाँ पर अन्य खनिजों की निकटता है तथा इससे प्रदेश में भारी उद्योगों की जो स्थापना है उसको यहाँ पर मतलब अच्छा साधन बनाती है, सरल बनाती है। ठीक है, धातु कर्म, सीमेंट, विद्युत उद्योग, ये सब क्या है यहाँ पर इसके लिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमारे यहाँ पर जो पास एरिया रहेगा छोटा नागपुर का प्रदेश का। राइट, विशाखापट्टनम जो आपका प्रदेश है वहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे विकसित कृषि है, खनिज है, बड़े संचित यहाँ पर भंडार हैं, विद्युत है, आसानी से पहुँच के यहाँ पर क्या है, टेक्सटाइल है, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्युमिनियम, ये सब हल्के यहाँ पर जो इंजीनियरिंग उद्योग ये भी यहाँ पर इसको सुदृढ़ बनाता है, मतलब आसान बनाता है। दिल्ली, गुड़गांव जैसे क्षेत्र जो हैं उसमें क्या लिखेंगे, यहाँ छोटे जो यहाँ पे जो उद्योग हैं छोटे बाजार अभिमुखी होते हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक, कपास, ऊनी क्षेत्र, जो आपका कृत्रिम रेशा है, वस्त्र, होजरी, शक्कर, सीमेंट और आपका मशीन, ये सब यहाँ पर क्या उपकरण में जो है आसानी से मिलते हैं। जो आपका कोलम, तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बागान कृषि, जो जल विद्युत ऊर्जा है, कुछ उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चक्कर, रबर, माचिस, शीशा, ये सब क्या यहाँ पर इसमें यहाँ पर इसका आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पूरा आंसर अपना लिख देंगे। और निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था और समाज की बदलती अर्थव्यवस्थाओं में इन परिवर्तनों को जवाब में सरकार की नीति एक फर्स्ट
के रूप में यहाँ पर व्यक्तिगत पहल के साथ उद्योगों की जो प्रकृति है उसमें क्या है अवस्थिति समय समय पर विकसित होती गई है। ठीक है, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। राइट, तो इस टाइप से आपका ये 14 नंबर क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 15 क्वेश्चन बोल रहा है विभिन्न प्रकार की प्लेट विवर्तन की जो सीमाएं हैं उससे सविस्तार वर्णन करना है। ठीक है, इसमें देखो ये भी छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ भी आपको इसमें क्या है कम हमको चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ। राइट, जिसमें क्या है प्लेट जो विवर्तन की इसके बारे में आपको यहाँ पर पहले दृष्टिकोण में बताना है कि प्लेट विवर्तन की क्या है, इसको संक्षिप्त में परिचय देंगे पहली बात पे। ठीक है, दूसरी बात इसके जो 3 प्रकार के प्लेटें हैं हमारी, कौन सी, अभिसरण, अपसारी और रूपांतरित प्लेट, तो इसके बारे में आपका वर्णन करेंगे। उसके बाद क्या आपका निष्कर्ष लिख देंगे। राइट, तो हमारा आंसर कैसा रहेगा देखते हैं। पहली बात में क्या लिखना है, पृथ्वी की आपका स्थलमंडल में भूपर्पटी और ऊपरी मंडल में शामिल होता है। ठीक है, यह स्थलमंडल विभिन्न प्रकार के भूखंडों में जो विवर्तनिकी हैं उस प्लेटों से निर्मित होते हैं जो समय के साथ साथ धीरे गति करती रहती है। ठीक है, ये एक विवर्तनिकी प्लेट जिसे स्थलमंडल प्लेट भी कहा जाता है। राइट, ठोस चट्टान का विशाल अनियमित आकार का जो आकार होता है ये जो हमारा भूखंडीय आकार होता है। ठीक है, जो आमतौर पर महाद्वीपीय और हमारा जो महासागरीय जो स्थलमंडल है उन दोनों में से जाकर मिलकर बनी होती है। राइट, तो इतना लिखेंगे। उसके बाद आप हेडिंग डाल के लिखेंगे अपना। यहाँ से हेडिंग आपको क्या डालना रहेगा देख लेते हैं। यहाँ से आप हेडिंग डालेंगे अभिसरण सीमा। ठीक है, अभिसरण सीमा, तो उसमें लिखेंगे जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं। राइट, जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं तो अभिसरण सीमा बनती है। ठीक है, प्लेटों के आपस में टकराने के कारण एक या एक से अधिक, ठीक है, 2 प्लेटों के किनारे जो पर्वत श्रृंखला है उसके रूप में ऊपर की ओर यहाँ पर क्या मुड़ सकते हैं। ये आपको लिखना है स्टेटमेंट, मतलब जो आपका पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे ज्वालामुखी श्रृंखला प्रायः अभिसरण प्लेट सीमाओं के समानांतर निर्मित होती हैं और इन सीमाओं पर विनाशकारी भूकंप काफ़ी आम परिघटना है। राइट, अगला यहाँ पर क्या लिखेंगे पॉइंट्स में, जिस स्थान पर प्लेट धंसती है उसे प्रविष्ठन क्षेत्र कहा जाता है। अभिसरण 3 प्रकार का हो सकता है, जैसे आपका महासागरी और आपका महाद्वीपीय प्लेट के बीच की दूरी। ठीक है, मतलब बीच का एरिया जो होता है 2 महासागरी जो प्लेट के बीच, और तीसरा जो आपका क्या है 2 महासागरी प्लेट के बीच की जो गैप होता है वो। ठीक है, या इस गैप जो एरिया होता है वो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपका यहाँ पे इसमें जो सेकंड हेडिंग रहेगा उसमें आप बता देंगे, सेकंड पॉइंट में बता देंगे। अगला यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, अभिसरण प्लेट सीमाओं में महासागरी प्लेट पर्पटी जो है वो धंसकर प्रायः मेंटल तक पहुँच जाती है। ठीक है, जहाँ ये पिघलना शुरू हो जाती है। मैग्मा दूसरी प्लेट को क्या है बेद कर ऊपर चढ़ता है। राइट, वहीं पर क्या होता है ग्रेनाइट के रूप में यहाँ पर जम जाता है। ग्रेनाइट से महाद्वीपों का निर्माण होता है। उस प्रकार यहाँ पर अभिसरण सीमाओं में महाद्वीपी जो पर पर्पटी है उसका यहाँ पर क्या निर्माण, महासागरीय पर्पटी का निर्माण वहाँ से विनाश होने लगता है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप प्रशांत महासागर का जो ज्वालाव्रत है उसमें अग्री मेखला। ठीक है, अग्री मेखला क्या है इसको डालेंगे। इसमें लिखेंगे प्लेट जो आपका अभिसरण प्लेट है इसकी सीमा का एक उदाहरण है, जैसे कि अपसारी सीमा। अब 2 या 2 से जब 2 से अधिक विवर्तन की प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा की दूर हटती हैं तब अपसारी सीमाएं निर्मित होती हैं। प्लेटों का एक दूसरे से जो दूर हटने पर नई पर्पटी का यहाँ पर क्या निर्माण होता है, पर्पटी बोलते हैं। ठीक है, निर्माण होता है। अपसारी जो आपके प्रसारी स्थान होता है वो क्या होता है, इन सीमाओं का भूकंप आम परिघटना है, जैसे कि हम मैग्मा, पिघली हुई चट्टान, पृथ्वी के मेंटल से सतह पर लाकर जम जाना। ठीक है, तो ये सब क्या यहाँ पर इसके एग्जाम्पल उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे रूपांतरित सीमा। रूपांतरित सीमा में क्या लिखेंगे, जब 2 प्लेट एक दूसरे से क्षैतिज से घर्षण करती हैं तब रूपांतर प्लेट सीमाएं निर्मित होती हैं। जैसे प्लेट घर्षण करती है उसकी सीमाएं पर वैसे वैसे स्थित चट्टानों क्या चूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन भ्रंशों पर भूकंप आम घटना है, मतलब जो भूकंप यहाँ पे इन जगह पर एक आम घटना मानी जाती है। ठीक है, अभिसरण जो आपका है आप सारी सीमाओं का विपरीत जो रूपांतर सीमाएं होती हैं उस पर पर्पटी दरारें यहाँ पर पड़ जाती हैं। ठीक है, जब विखंडित हो जाती हैं। लेकिन यहाँ जो पर्पटी है, पर्पटी का ना तो कोई निर्माण होता है और ना ही यहाँ पर इसका विनाश होता है। राइट, उदाहरण के लिए जैसे कि सैन जो आपका एड्रियास है भ्रंश क्षेत्र जो कि यहाँ के जल के भीतर विस्तृत है, काफ़ी ज़्यादा आकार यहाँ पर इसका। ठीक है, तो इस टाइप में आप इसका पूरा आंसर लिखेंगे और हो सकता है तो आप नीचे निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में आप ये बता देंगे कि भले ही प्लेटों की गति बहुत धीमी होती है लेकिन इस गति की जो पृथ्वी से अत्यधिक प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी से महासागरों और जो महाद्वीप है उनके पर्वतों का यहाँ पर क्या निर्माण होता है। ये हमें भूकंप, ज्वालामुखी जैसी परिघटनाओं के उत्तरदायी कारणों को भी समझने में मदद करता है। राइट, तो इस टाइप से आपका आंसर यहाँ पर पूरा हो जाएगा 15 नंबर का। ठीक है, तो 15 नंबर तक मैंने आंसर यहाँ पर पूरा कर लिया। देखो तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, जो प्लेट विवर्तन किया ये क्वेश्चन टफ होता है थोड़ा, तो आप ये कोशिश करेंगे पढ़ने की और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। राइट, तो अगला क्वेश्चन मैं 60 नंबर क्वेश्चन आपको डिस्कस करूँगा, जो आपका 4th पार्ट रहेगा, लास्ट पार्ट आपका रहेगा। ये देखो जो प्लेट है, प्लेट डिवाइड की गई है। प्लेट आप बता भी सकते हैं एग्जाम पेपर में, जो पेपर क्वेश्चन आएगा वहाँ बना भी सकते हैं क्वेश्चन है। ठीक है, जो फिगर बना हुआ है यहाँ पर जो 16 नंबर क्वेश्चन रहेगा वो मैं 4th वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसको 16 नंबर क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा देख के आना है क्या होता है। ये भारत में उपलब्ध विभिन्न गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा प्रदान करने में से कौन
उनके महत्व को यहाँ पर क्या समझाना है। ठीक है, तो क्या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, क्या होते हैं, और पर्यावरण पर हमको कैसा प्रभाव पड़ता है, ये आपको चीज़ थोड़ा सा लर्न करके आना है। जो बुक्स है यहाँ पर बुक्स होंगे, नोट्स होंगे वहाँ से, तो मैं इसका आंसर कल लिखाऊंगा। ठीक है, तो समाप्त करते हैं यहाँ पर इसको। 16 नंबर से कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।